मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आपके लिए विशेष रूप से DLED फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं, क्योंकि परीक्षा होने वाली है। प्रथम सेमेस्टर वाले इसके लिए तैयार रहें परीक्षा के लिए और एक मॉडल पेपर देखें, उसी के आधार पर तैयारी करें। हिंदी का प्रश्न पत्र 1 घंटे का और 25 अंकों का निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिए गए होते हैं। प्रश्न पत्र को 3 भागों में बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों में विभाजित किया जाता है। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सभी विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होते हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न 30 शब्दों में और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखने चाहिए, यह निर्देश दिया रहता है। आओ देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, पहले इनकी संख्या समझ लें। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 होते हैं, 5 नंबर के। उसके बाद 6 से 11 प्रश्न तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, यह भी 1-1 नंबर के 6 प्रश्न होते हैं। तो 6 और 5 11 और लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 12 से 18 तक रहती है। ये 7 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के, अर्थात 7 दूनी 14। 14 अंकों के लघुत्तरीय प्रश्न, कुल मिलाकर प्रश्नों का पूर्णांक 25 अंक रहता है। तो ध्यान दें, प्रश्न 1 बहुविकल्पीय है कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण हैं। जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण, तो देखें, पहला विकल्प है आ, दूसरा विकल्प है अ और तीसरा विकल्प है उ और चौथा विकल्प है ऊ। तो देखें कि जल शब्द में स्वर केवल छोटा आ सम्मिलित है, अर्थात बी विकल्प सही है। प्रश्न 2, छ संयुक्त वर्ण, छ व्यंजन है, ये किसके संयोग से बनता है? का प्लस सा शरीफा वाला और का प्लस सा सरौता वाला, का प्लस जा और का प्लस सा षटकोण वाला। तो इसमें देखें, ध्यान दें कि जो छत्री है ये का प्लस सा षटकोण वाले से बनता है, इसलिए विकल्प डी सही है। पर्वत शब्द का, प्रश्न 3 है, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। ए घन, बी आगार, सी कुट और डी पादप। तो ध्यान दीजिए कि इसमें बी विकल्प सही है, आगार। पर्वत शब्द का समानार्थी है आगार। प्रश्न 4, विरोध शब्द का विलोम बताइए। विलोम शब्द का विरोध विलोम है। फिर से देखें इस प्रश्न को, विरोध शब्द का विलोम है। इसके विकल्प हैं ए सहमत, बी सहायता, सी समर्थन, डी अनुरोध। तो इसका
विलोम है समर्थन, अर्थात सी विकल्प सही है। प्रश्न 5, कलम पकड़ने की सही विधि है। कलम किस प्रकार से पकड़ा जाए? देखें, इसमें 3 विकल्प इन्होंने दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, सॉरी। पहला, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ा जाए। बी, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे से पकड़ा जाए। सी, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ा जाए। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कि कलम पकड़ना यह भी प्रशिक्षण का अंग है। आप प्रशिक्षु हैं, आपको ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों को भी उसी हिसाब से, छात्रों को उसी तरह से कलम पकड़ाने का अभ्यास कराएं। तो पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे की सहायता से उसे पकड़ना उचित रहता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ध्यान रखें कि प्राथमिक कक्षाओं में कलम पकड़ने का भी अध्यापक को ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से छात्र कलम पकड़े हैं। जिस तरह से वो प्राथमिक कक्षा में सीख लेंगे, उसी तरह जीवन पर्यंत कलम पकड़ते रहते हैं। तो अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? यह अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखते हैं, लिपि किसे कहते हैं? लिपि का अर्थ वर्णमाला के शब्द लिखने की प्रणाली है। भाषा का दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था लिपि कहलाती है। भाषा एवं लिपि अभिव्यक्ति के 2 प्रमुख साधन हैं। भाषा केवल उच्चारण के माध्यम से विकास करती है और उच्चारण में भिन्नता होने पर बदल जाती है, जबकि लिपि लेखक का माध्यम है, बहुत दिनों तक भाषा को जीवित रखती है। लिपि भाषा का मूर्त रूप है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री के अनुसार जिस प्रकार भाषा एक प्रतीकात्मक पद्धति है, उसी प्रकार लिपि भी प्रतीकात्मक पद्धति है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि भाषा क्षेत्रग्राह्य प्रतीकों की पद्धति है और लिपि चक्षुग्राह्य प्रतीकों की पद्धति है। तो ध्यान दें कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न 7 है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए कि ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल खर्च होता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ये 4 ह्रस्व स्वर माने गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, ऊष्म व्यंजनों की संख्या लिखिए। ऊष्म व्यंजन, तो ध्यान दीजिए
ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 मानी गई है। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? वर्ण, तीनों सा अर्थात तालव्य सा, मूर्धा सा और दंतव्य सा, इन तीनों के साथ हा व्यंजन भी शामिल रहता है। इस प्रकार ऊष्म व्यंजन 4 माने गए हैं। प्रश्न 9, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? ध्यान दीजिए, अल्प विराम का प्रयोग, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और विराम का मतलब है ठहराव। थोड़ा ठहराव अल्प विराम कहलाता है। अल्प विराम का दूसरा नाम कोमा भी है। इसको हम कह सकते हैं कि अल्प विराम वाक्य को अल्प समय का विराम देने के लिए कोमा के रूप में लगाया जाता है। अल्प विराम का ही दूसरा नाम कोमा है। और कभी कभी कोमा या अल्प विराम लग जाने मात्र से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से कोमा लगाना चाहिए। जैसे एक वाक्य से समझते हैं, जगाओ मत सोने दो। यहाँ पर जगाओ शब्द के बाद कोमा लगाया गया है। और दूसरा वाक्य है जगाओ मत सोने दो। यहाँ पर कोमा को मत के बाद लगाया गया है। तो पहले वाक्य में जगाने का आदेश दिया गया है और दूसरे वाक्य में न जगाने का आदेश दिया गया है। इसलिए एक अल्प विराम से या कोमा से अर्थ की परिवर्तन होने की क्षमता है। अगला प्रश्न 10, लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण की 2 विशेषताएं पूछी गई हैं। ध्यान दीजिए कि लेखन शिक्षण का पहली विशेषता है कि इसे दीर्घ अवधि के बाद भी छात्र दोहरा सकते हैं। छात्रों को कुछ लिखकर बताया गया है, लिखकर सिखाया गया है, तो वे उसे कभी भी दोहरा सकते हैं। अपनी कॉपी को उठाकर देख सकते हैं। नंबर दूसरी विशेषता है कि लेखन शिक्षण साहित्य की धरोहर का साधन है। बड़े से बड़ा साहित्य भी लेखन शिक्षण के माध्यम से, लेखन कला के माध्यम से हमारी संस्कृति की धरोहर है। हमारा साहित्य पूरा लेखन के माध्यम से ही सुरक्षित रहता है। नंबर 3, एक विशेषता और दे देते हैं कि विचारों को चिरस्थायी बनाने में लेखन शिक्षण आवश्यक है। कोई भी विचार लिख कर के ही उसे स्थायी बनाया जा सकता है। इसलिए लेखन शिक्षण बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न 11,
इसमें लिखना सिखाने के ध्यान देने योग्य किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो लिखना सिखाना है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि लिखना सिखाने में ध्यान रखने योग्य निम्नलिखित बातें हैं। नंबर 1, बैठने का तरीका। छात्र को सही तरीके से बैठना सिखाना भी अध्यापक का कर्तव्य है, क्योंकि प्राथमिक छात्र इतना छोटा होता है कि उसे उचित रूप से बैठने का ज्ञान नहीं होता। इसलिए समय समय पर अध्यापक को चाहिए कि वो अपने छात्रों को जागरूक करते रहें कि किस प्रकार से उचित रूप से बैठें। दूसरी विशेषता है आँखों से कागज़ की दूरी या आँखों से कॉपी की दूरी। पढ़ते समय या लिखते समय पुस्तक की आँखों से दूरी कितनी होनी चाहिए, इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता अध्यापक को है। पढ़ते समय छात्र को पुस्तक से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इससे आँखों पर अधिक जोर नहीं पड़ता है और वह अधिक देर तक पढ़ने के बाद भी या लिखने के बाद भी थकाव अनुभव नहीं करता है। इसकी उचित दूरी 30 सेंटीमीटर है। अगली विशेषता है कलम पकड़ने की विधि। तो कलम पकड़ना भी सिखाना चाहिए, क्योंकि बालक नहीं जानता है कि हम कलम किस प्रकार पकड़ें। कलम ठीक तरीके से पकड़नी चाहिए, जिससे उंगलियों पर अधिक जोर न पड़े तथा छात्र को अधिक थकान का अनुभव न हो। तो कलम प्रथम 2 उंगली के बीच में किनारे की सहायता से पकड़नी चाहिए और अंगूठे की सहायता उस कलम से कलम पकड़ने के लिए लेनी चाहिए। तो प्रथम 2 उंगली और अंगूठा, इन 3 की सहायता से उचित रूप से दबाव देते हुए पकड़नी चाहिए। ये लिखना सीखने की ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आज बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्न आपके सम्मुख रखे गए हैं। इसी मॉडल पेपर को आगे बढ़ाते हुए लघुत्तरी प्रश्नों को कल के वीडियो में देखना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।